वैसे है आइडिया है, हाँ आइडिया है फिजियोलॉजी न्यूक्लियस और सेल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन और पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस का राइबोसोम से न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस ये ब्रेन ऑफ द सेल है, ब्रेन head of the cell। हेड ऑफ द सेल है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर ये सारी उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जेनेटिक एक्टिविटी जो है ना मेनली न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होती है। डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द ऑफस्प्रिंग सेल जो है ना वो इसके ज़रिए न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और साइटोप्लाज्म के तमाम जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया और राइबोसोम्स हो गए, ये सारे जो है ना आपके साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड हैं। और साइटोजोल जो है ना वो लिक्विड है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, उसके अंदर जो है ये तमाम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। विच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स ऑफ द पार्ट इज सुसाइडल बैग? लाइसोसोम्स ना, जो डेड सेल जब इनएक्टिव हो जाए, वो उसकी एक्टिविटी नहीं होती, वो डेड हो जाए, तो लाइसोसोम जो है ना उसे इंजेस्ट कर जाते हैं, सुसाइडल बैग कहलाते हैं। और विच इज द पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह अगर कोई भी उसका एमसीक्यूज नहीं मैं तैयार कर सकी, आप कहते हैं एमसीक्यूज, इंशाल्लाह वो मैं इन दिनों में ही रेडी करके वो फॉरवर्ड कर देंगे। मेनली था कि लेक्चर इंशाल्लाह हो जाए, मुझे था कि काफ़ी टाइम मिल जाएगा, लेकिन जब यहाँ से गई हूँ ना तो आज सुबह ये टाइम बचा है, कल कुछ नहीं कर सके थे। इंशाल्लाह फिर इसको प्रोग्राम जो है ना वो इसका लेक्चर भी और इसके नोट्स भी ना वो मैं प्रिपेयर करके फॉरवर्ड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स। आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है उसमें आपको फार्मास्यूटिक्स भी पढ़नी है। फार्मास्यूटिक्स है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फार्मास्यूटिक्स जो है ना डिसिप्लिन है फार्मेसी का, जिसमें आपका कोई भी सिंथेटिक ड्रग है, कोई भी केमिकल है, किसी भी केमिकल को ड्रग फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऐसी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि यूज़ हो सके सेफली एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट। ठीक है, कोई भी केमिकल है, क्योंकि ड्रग जो है ना वो केमिकल सोर्स से भी तैयार की जाती है, एनिमल सोर्स, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। किसी भी रिसोर्स से ड्रग को लेना और फिर उसको जो है ना इन्वेस्टिगेट करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसकी पैकेजिंग के बाद उसकी मार्केटिंग, ये ऑल जो है ना हमारी जो फार्मास्यूटिक्स है उसमें आती है। जैसे आपने नाम सुना होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में टोटली मतलब कि वो हमारी बैकबोन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिसिन्स की, जिसमें मेडिसिन की फ्रॉम द बिगनिंग एक केमिकल है, उसकी इन्वेस्टिगेशन से लेके उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, और उस तक जो है ना वो मेडिसिन जो है तैयार होकर फिनिश्ड फॉर्म में, लाइक जैसे टैबलेट है एक आपके पास जो आती है, आप उस मेडिसिन को लेने के काबिल होते हैं, उसको कई ट्रायल से गुजरती है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स ट्रायल भी होते हैं, उसके बाद जब वो फाइनली जो है ना अप्रूव हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, तो वो पेशेंट के मार्केट में आ जाती है। मार्केट में आने के बाद पेशेंट जो है ना इस काबिल होता है कि उस मेडिसिन को ले सके। ये और जितनी भी ये हैं चीज़ें आपके फार्मास्यूटिक्स है उसके अंदर आती हैं। यहाँ तक क्लियर है फार्मास्यूटिक्स की क्या डेफिनेशन है कि सिंथेटिक सोर्स है, एनिमल सोर्स है, कोई भी ड्रग है, किसी भी केमिकल को कन्वर्ट किया जाए फिनिश्ड फॉर्म में जो कि पेशेंट ले सके सेफली एंड इफेक्टिवली, उसे हम फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करते हैं डिटेल से। अच्छा, फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसमें आपकी कोई भी जो केमिकल है वो सिंथेसिस हो, किसी भी जो भी आपका केमिकल है वो सिंथेसाइज हो,
फिर वो इन्वेस्टिगेट हो, फिर वो डेवलप्ड हो, फिर उसके फोरेंसिक ट्रायल्स हों, फोरेंसिकली उसको फिर उसके जो है ना उसमें लॉ एंड रेगुलेशन जो है ना इम्प्लीमेंट की जाए, उसके बाद जो है ना उसकी मार्केटिंग की जाए, उसके बाद उसे जो है ना आप मार्केट में ले आए, पेशेंट तक पहुंचा दें। तो ये पूरी एक वाइड फील्ड है फार्मेसी, जिसमें मेडिसिन के शुरू से लेके आखिर तक उसकी जब तक वो मार्केट में नहीं आ जाती, जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जो भी अप्लाई होता है उस पर उसके जो है ना वो जो है आपके ड्रग रेगुलेटरी या उसके जो है ना डिस्पेंसरी, ये सब वो ये फार्मेसी में कवर करते हैं। फार्मासिस्ट का तो आपको वैसे आइडिया होगा कि फार्मेसी की क्वालिफिकेशन क्या होती है। वो 5 years स्ट्रांगली एक्सपीरियंस वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है किसी भी वेल रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, और जब वो 5 साल फार्मेसी कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके अगर वो 5 साल कंप्लीट करने के बाद अपना किसी रिटेल फार्मेसी या वो ड्रग से लाइसेंस या कोई अपनी फार्मेसी वो ओपन करता है, उसमें वो जो है ना रजिस्ट्रेशन उसे प्रोविंशियल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। फिर वो कैटेगरी ए के तहत जो है ना इस काबिल होता है कि वो अपना जो है ना मेडिकल स्टोर खोल सके, और उसे कैटेगरी ए जो है ना इशू की जाती है, जिसमें 2 साल का लाइसेंस इशू करते हैं। अच्छा, अब ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी जैसे कि नाम से ये बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी का आइडिया होना चाहिए, कम्युनिटी फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी एंड द कंपाउंडिंग फार्मेसी। ये आपकी मेन वो ब्रांचेस हैं जिनका आपको क्लियर होना चाहिए कि इन डिफरेंट फार्मेसी है, फार्मासिस्ट है जो कि इन सेटअप में होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी जैसे कि नाम से जाहिर है कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ना फार्मासिस्ट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल फार्मेसी के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहलाता है, और हॉस्पिटल फार्मेसी को वो कंट्रोल करता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। क्लिनिकल फार्मेसी कोई भी ड्रग, कोई भी ऐसी ड्रग जो कि आप स्टडी कर रहे हैं इन रिलेशन टू द डिजीज़, उसे हम क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग जिसे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी में लेके आएँ, इसके वो जो है ना किस बीमारी के लिए यूज़ होती है, वो क्लिनिकल फार्मेसी में कवर होती है। जैसे मैंने जो है ना जब क्लिनिकल एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम किया क्लिनिकल फार्मेसी के तौर पे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ यही होता था कि जो भी मेडिसिन है डॉक्टर्स ने लिखी है, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उस मेडिसिन को हमने वो पहले आया देखना कि एक बीमारी है, सपोज करें पेशेंट है हाइपरटेंसिव का, एंटी हाइपरटेंसिव कोई ड्रग जो है ना पेशेंट को दी जा रही है, उसके साथ साथ जो है ना उसे जो है ना कोई और भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन बने किसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो फिर उसमें जो है ना उस मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता। कुछ इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होती है कि कोई भी ड्रग, जैसे फीवर है, पैरासीटामोल है, एक सिंपल ड्रग है जो कि फीवर में दी जाती है, ठीक है, ये क्या बन गई है उसकी इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा पेशेंट है जिसे किसी कंप्लेन है और पैरासीटामोल का मेन साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर इसे ओवरडोज में दिया जाए तो जो लीवर डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ के कोई पेशेंट हैं वो इस मेडिसिन को नहीं ले सकते, उन्हें हमें डोज रिड्यूस करके देना पड़ेगी। तो ये उसकी क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन या डोज एडजस्टमेंट, उसमें डोज एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। उस सूरत में जो पैरासीटामोल है, हम किसी पेशेंट को जिसे लीवर डिजीज़ का मसला हो और वो किसी पेन के साथ कंप्लेन के साथ आया है, किसी को पेन है, घुटने में दर्द है या उसके हाथ का दर्द है सिंपल या हेडेक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि फिर उसको पैरासीटामोल ना दी जाए, उसे जो है ना कोई ऐसी ड्रग दी जाए अगर लीवर का मसला है जो कि उस पर असरअंदाज ना हो। तो ये सारा जो डिटेल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो कर रहा होता है। एंटीबायोटिक है, सपोज करें कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि आपका जो किडनी फंक्शन है उसे भी अफेक्ट कर देती हैं। बाद एंटीबायोटिक्स अगर ज़्यादा मिकदार में ली जाएँ
या वो प्रॉपर लिटिल अमाउंट में मिली जाए, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना किडनी में फ़ौरन से आता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उसका ये काम है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है उसकी या तो डोज एडजस्ट कर दे या फिर उसे स्विच करवा दे किसी और मेडिसिन पे। क्लिनिकल हॉस्पिटल फार्मेसी का सिंपल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है ना मेडिसिन आती हैं, मेडिसिन आपके आई हैं, उस मेडिसिन को आपने जो डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में वहाँ तक डिलीवर कर देना। एज वेल एज एम्बुलेटरी फार्मेसी में भी एज अ एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए भी भिजवा देना। एम्बुलेटरी क्या है? एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी। एम्बुलेटरी है इमरजेंसी फार्मेसी। जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी फार्मेसीज होती हैं वो एम्बुलेटरी फार्मेसी कहलाती हैं। मैडम ये कुछ मेडिसिन होती हैं का आपस में भी रिएक्शन होती है। एग्जैक्टली वो सारा वो उसमें भी फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं गाइड करते हैं। एग्जैक्टली हम जब हॉस्पिटल में होते थे ना, हमारी महीने की ना जो डॉक्टर्स की एरर आती थी वो ऑलमोस्ट जो है ना मेरे साइड से जो है ना 2 से 2,500 प्रिस्क्रिप्शंस की करेक्शन की जो है ना हम वो सेव करते थे इमेजेस कि ये डॉक्टर ने मेडिसिन दी है और इसमें जो है ना ये एरर है। उसके हमने कमेंट्स के साथ जो है ना कि पेशेंट को पहले ये मेडिसिन दी जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर बाद में जो है ना इस मेडिसिन को कन्वर्ट किया गया उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कन्वर्ट के बाद फिर अपने जो है ना रिमार्क्स के साथ जो है ना मैं वो सेव कर, इसे कहते हैं हम इंटरवेंशन। ये जो करेक्शन है आपकी, क्योंकि जो बहुत अच्छे वेल नोन हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपके पास जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम होता है प्रिस्क्रिप्शन का। हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आपका एक हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन है और एक प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट वो घर ले गया, आपके पास प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो शिफा इंटरनेशनल टाइप हो गए, आगा खान हॉस्पिटल हो गए, इंडस हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो था ऑनलाइन डॉक्टर सिस्टम में फीड करता है प्रिस्क्रिप्शन, सिस्टम में फीड करता है। एक पेशेंट है उसकी तमाम डिटेल होती है, जब वो काउंटर पे आता है इन होता है हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन होती है वो उसकी तमाम डिटेल्स लिख के पेशेंट के डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर आता है उसकी जो है ना डायग्नोसिस बनाता है, उसका जो डायग्नोसिस का कॉलम है उसमें प्रॉपरली डायग्नोसिस लिखी जाती है। जबकि समहाउ आप जो आम प्रिस्क्रिप्शन देखें समटाइम डायग्नोसिस जो है ना मिसिंग होती है। प्रिस्क्रिप्शन का बहुत ही अहम पार्ट है कि उसमें RX लिख के आपने जो है ना वो मेडिसिन लिखी होती है। इससे पहले पेशेंट का नाम, उसकी डेट, उसकी जो है ना एज, उसकी जो है ना अगर कोई उसको कोमॉर्बिड्स हैं, कोमॉर्बिड्स का मतलब क्या है, उसको जिस एक्टिव डिजीज़ के साथ आया है उसके अलावा कोई और डिजीज़ भी हो। जैसे वो गया है कि मुझे डायरिया हो गया है, आप पेशेंट उनसे हिस्ट्री दें कि आपको डायरिया तो है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटिक है, आपको हेडेक है या कोई और, इसे कहते हैं कोमॉर्बिड्स। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है कोमॉर्बिड्स। एम्बुलेटरी का तो आइडिया आपको हो गया ना, एम्बुलेटरी इज द इमरजेंसी केयर फार्मेसी। कोमॉर्बिड्स क्या है कि जो आपकी एक्टिव डिजीज है उसके साथ जो आपके आपके साथ उससे साथ साथ कोई और डिजीज भी है उसे हम कोमॉर्बिड्स में आपका आ जाता है हाइपरटेंशन, HTN, डायबिटीज, मिग्रेन हो गया, ये आप उनके कोमॉर्बिड्स तो नहीं है। ठीक, क्लिनिकल फार्मेसी अब जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो आपके वेल नोन सेटअप्स हैं ना उसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपके जितने कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, जब पेशेंट का विजिट होता है वार्ड्स में जाते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स एंड द नर्सिंग होल टीम के साथ जो है ना हर पेशेंट के साथ विजिट करता है। विजिट करने के साथ साथ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है तो फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि उन्हें जो है ना डोज की करेक्शन कर दे। एक पेशेंट है सपोज कि उसकी उसको ना आप रफली आईडीज डोज दे रहे हैं और एक मेडिसिन ऐसी है जिसको आप वेट पर केजी पर मिनट से दे रहे होते हैं, लाइक इन्फ्यूजन्स हैं। हॉस्पिटल में जो इन्फ्यूजन्स लगती हैं उनको हम ऐसे नहीं दे सकते, उसमें आपका वेट, खासकर जो आपकी ये हैं नैरोथेरेपेटिक्स ड्रग्स हैं, नैरोथेरेपेटिक्स ड्रग्स जो होती हैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कितना रेट है और इसे कितने ml में डाइल्यूट करना है। एक मेडिसिन है 10 मिलीग्राम, उसे आपने 100 ml में डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट से मुराद समझ आती है? डाइल्यूट से मुराद
एक 10 मिलीग्राम है, उसे आपने 100 ml नॉर्मल सलाइन जो होता है बॉटल में, ड्रिप जो होती है 100 ml में हल करना है, तो उसकी एक कंसंट्रेशन होती है। अगर उस कंसंट्रेशन में डिजर्व ना करें तो अल्लाह ना करे पेशेंट की जान भी जा सकती है। हमने मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, इवन कि आपका आयरन है, आयरन जो आम दिया जाता है पेशेंट्स को, आयरन तक हम कैलकुलेशन से देते थे। एक पेशेंट है उसका एक फार्मूला है प्रॉपर आयरन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आयरन सक्रोज है, हीमोग्लोबिन की कमी में दिया जाता है आयरन सक्रोज, उसकी एक प्रॉपर मिकदार जो है ना, उसका जो प्रीवियस रिपोर्ट है, प्रीवियस HB कितना आया है उनका, और करंट HB क्या है, करंट HB, और जो है ना उसका वेट कितना है, उसकी बेसिस पे एक फार्मूला है कैलकुलेशन के। हमें फार्मूला ये बताता था कि इसे 1 ग्राम आयरन चाहिए या 2 ग्राम आयरन चाहिए, उस 2 ग्राम आयरन से फिर उसकी टोटल जो है MPOs हैं वो कैलकुलेट होते थे। तो ये सारा क्लिनिकल फार्मेसी मतलब बहुत ही ब्रॉड एंड इन करंट टाइम में जो है ना इसका बहुत अहम रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। अगर इस पर इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोज एडजस्टमेंट, डोज एडजस्टमेंट का टर्म समझ आती है। डोज एडजस्टमेंट क्या कहलाती है कि एक पेशेंट है, अगर खुदा न खास्ता वो ऑगमेंटिन है, आम पेशेंट को जो नॉर्मल उसके साथ है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो अगर उसका ओके है तो उसे हम पूरी फुल डोज दे देंगे 1 ग्राम BD। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एक पेशेंट है वो डायलिसिस का पेशेंट है तो फिर हम फुल डोज ऑगमेंटिन नहीं दे सकते, उसकी डोज हमें हाफ करनी पड़ती है, और सम टाइम जो है ना क्वार्टर डोज ऑफ द नॉर्मल डोज देनी पड़ती है। तो ये सब जो है डोज एडजस्टमेंट हो गया, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, समटाइम 2 ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन ऑल टुगेदर, जैसे कैफीन टाइप जो प्रोडक्ट्स हैं, पैरासीटामोल है, अक्सर जो है वो ले जाते हैं कैफीन के साथ उसका इंटरेक्शन है कैफीन टाइप ना, तो इसलिए पैरासीटामोल को बेहतर है कि आप पानी के साथ में, ना कि आप चाय के साथ में, और कॉन्सेप्ट है कि अक्सर जो है तो चाय के साथ ले लिया जाता है। और ये है जो आपकी हाई अलर्ट ड्रग्स है उसकी डोज अगर थोड़ी सी भी आप वेरी करें तो ब्लीडिंग के चांसेस, हेपरिन हो गया, जैसे हेपरिन है जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग जो डिसऑर्डर है उसमें यूज़ होती है। अगर हेपरिन की मिकदार थोड़ी सी भी ज़्यादा या कम कर दी जाए तो पेशेंट ब्लीड कर सकता है, सीवियर ब्लीड हो सकता है उससे। सो इस क्लिनिकल फार्मासिस्ट है और वो मतलब इंतहाई जो उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और हॉस्पिटल लेवल पर ये बहुत ज़रूरी भी है। हम हमारे जो पहले सेटअप में जिस सेटअप में आई हूँ काम करके, वहाँ पे मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के साथ साथ एंटीबायोटिक फार्मासिस्ट भी रही हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मुझे एंटीबायोटिक्स के बारे में किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जा रही है तो मैं उसे अच्छे से उसकी जो है तमाम मालूमात और डिजीज़ लेके मैं ये बेहतर एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये एंटीबायोटिक्स को देनी या नहीं देनी। एंटीबायोटिक का मिसयूज़ इसीलिए बढ़ गया है कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से पहले अगर कोई भी पेशेंट है किसी डिजीज़ के साथ आ रहा है उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट कराने के बाद उसका एक कल्चर बनता है, कल्चर ब्लड टेस्ट जिसे कहते हैं ब्लड कल्चर। जो ब्लड है ब्लड कल्चर उस पर एंटीबायोटिक डिफरेंट जो है ना उसकी वो लगाई जाती हैं, स्ट्रेंस लगाई जाती हैं, फिर वो सेंसिटिविटी चेक की जाती है। सपोज करें एक पेशेंट है, उसे 10 डेज से उसकी पेशेंट की हिस्ट्री है फीवर की, 10 डेज हिस्ट्री है फीवर की और फीवर सबसाइड नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक को एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर चुके हैं, फिर दूसरे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया वो एंटीबायोटिक ले चुके हैं। थर्ड टाइम जो है ना ये अव्वल तो पहली दफ़ा ये होना चाहिए, पहले स्टेप पे ये होना चाहिए, लेकिन थर्ड टाइम जो है ना ये करना पड़ेगा कि जब उसको बुखार और फीवर स्पाइक्स हो हाई हो उस वक्त जो है ना उसका ब्लड सैंपल लिया जाए। ब्लड सैंपल उसे कहते हैं ब्लड कल्चर। जब ब्लड कल्चर लिया जाता है 5 to 7 डेज में उसकी रिपोर्ट आती है ब्लड कल्चर की। अगर उसकी रिपोर्ट 5 to 7 डेज में उसकी रिपोर्ट आ जाए उसमें उनकी सेंसिटिविटी और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। सेंसिटिविटी क्या है, ऑगमेंटिन है और साल्मोनेला टाइफाइड के साथ एक पेशेंट आया है, सपोज करें टाइफाइड किससे होता है, आप माइक्रोबायोलॉजी पर आपके कोर्स में है उसमें ये आपको हेल्प होगा। ये मैं जितने हिंट्स दे रही हूँ कि
कल्चर और ये सेंसिटिविटी, ये उसमें उसमें भी आपने रीड करना है, इसमें मैंने इसका रेफरेंस दिया है, या आपको उसमें भी पढ़ना है सेंसिटिविटी रेजिस्टेंट। अब टाइफाइड जो है वो किस पैथोजन से होते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में आप स्टडी करते हैं कि कौन सी बीमारी किस पैथोजन से होती है। साल्मोनेला टाइफी इज द ऑर्गेनिज्म हु इज कॉजिंग द टाइफाइड। ठीक है, अब अगर एक पेशेंट फीवर की हिस्ट्री के साथ आता है, उसे हमने ये टेस्ट साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट जो है डिफरेंट एंटीबायोटिक स्ट्रेन इस ब्लड में अगर उसके है, साल्मोनेला टाइफी ब्लड में मौजूद है, लेबॉर्ट्री में उसके ब्लड में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की स्ट्रेन्स लगाई जाएंगी। जिस स्ट्रेन से वो किल हो जाएगा वायरस, इसका मतलब ये होगा कि वो उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, और जिससे वो किल नहीं होगा, वो अलाइव रहेगा उस स्ट्रेन में, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी क्या होती है और कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है और ये क्यों कराई जाती है। मतलब ये जो क्लिनिकल फार्मेसी है ना, इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। हम सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते थे और वार्ड्स के चक्कर लगा लगा के पेशेंट के साथ, नर्सिस के साथ, डॉक्टर के साथ आप बड़ी वेल कोलैबोरेशन के साथ जो है ना पेशेंट के बारे में बेहतर से बेहतर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी क्या है, कोई भी रिटेल फार्मासिस्ट जो है, जो रिटेल फार्मेसी को रन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी सप्लायर से मेडिसिन को परचेज करना और फिर वहाँ पे उसको जनरल पब्लिक के लिए जो है ना सेल करना। जो फार्मासिस्ट वहाँ पे होता है या डिस्पेंसर है, वो रिटेल फार्मासिस्ट या रिटेल डिस्पेंसर कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रिटेल फार्मेसी का कि मेडिसिन को कि सप्लाई से लेना और फिर जनरल पब्लिक के लिए मेडिसिन को सेल करना एज अ फिक्स्ड प्रॉफिट। अपनी फार्मेसी ने जिसने प्रॉफिट रखा है या पेशेंट के लिए, जैसे 5% डिस्काउंट पे पास फार्मेसी वो सेल करती है 10% डिस्काउंट पे, तो फिक्स्ड प्रॉफिट पे वो जो मेडिसिन वो सेल करता है वो रिटेल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी भी रिटेल फार्मेसी ही कहलाती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं विद द पब्लिक, विद द पेशेंट्स, विद द कस्टमर। लाइक अगर मैं एक फार्मेसी है and dispensers are selling the drugs, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं वहाँ पे जो है ना अपने पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, पेशेंट आता है उसने मेडिसिन परचेज कर ली है, लेकिन वो वापस जो है ना फार्मासिस्ट जो है अगर वो बैठा है या वेल क्वालिफाइड जो है सीनियर, आप लोग भी जब इंशाल्लाह कर लेंगे एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, मेडिसिन के इंडिकेशन, वो अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। फिर आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेशेंट को बता सकें कि आया ये इतनी डोज में ली जाती है या इतने दिनों के लिए ली जाती है। एंटीबायोटिक्स हैं जैसे उसके स्पेसिफाइड डेज होते हैं कि आपने कोई भी एंटीबायोटिक है 5 डेज़ के लिए लेनी है। अगर पेशेंट को 14 डेज़ के लिए या 1 मंथ की लिख दी गई है, तो आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है अगर वो उन्हें वहाँ पे गाइड करता है मेडिसिन लेने के बाद कि आपकी ये मेडिसिन है, आपने ये पानी से लेनी है, आपने ये सुबह के वक्त लेनी है, आपने रात के वक्त लेनी है, आपने इतने टाइम के लिए लेनी है, तो वो आपका जो वो है कम्युनिटी फार्मेसी के रहता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है जो कि आपकी डिटेल फार्मेसी पे जो है ना वो आपको गाइड करता है कि आपने ये मेडिसिन जो है ना कितने अरसे के लिए या कितने दिनों के लिए लेनी है और किस तरह से लेनी है, तो वो कम्युनिटी फार्मेसी कहलाती है। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? ये आपको ना यहीं पे इंशाल्लाह जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको सिर्फ बुक से जो है एक बार रीड करना पड़ेगा। ये मतलब एक फॉरेंसिक फार्मेसी क्या कहलाती है? फॉरेंसिक फार्मेसी कोई भी ड्रग है उसकी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे है वो फॉरेंसिक फार्मेसी में उसके लॉज जो हैं, जो लॉ है उसके बारे में जो है फॉरेंसिक फार्मेसी में फॉरेंसिक फार्मासिस्ट होता है, फॉरेंसिक पूरी एक टीम होती है फॉरेंसिक फार्मेसी में स्टडी की जाती है। मिलिट्री फार्मेसी
जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो हमारे मिलिट्री वो हैं सर्विसेज के लोग हैं, एक अलग फार्मेसी बनाई जाए तो उन्हें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, फार्मेसी जो उन्हें उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली डिपेंडेंट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो मिलिट्री फार्मेसी करती है। कंपाउंडिंग न्यूक्लियर फार्मेसी जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें कुछ आपके ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आपके डिजीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे आइसोप्रिन इज़ द रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो कि आपके हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ होता है। आइसोप्रिन हो गया एंड आयोडीन हो गया। आइसोप्रिन आपके हार्ट पेशेंट में यूज़ होता है, ये भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। और इसके अलावा जो है आयोडीन है। आयोडीन आपका जो थायराइड वाइटर है, सम टाइम खुदा कुछ ऐसे पेशेंट जिन्हें कैंसर हो या ऐसी कैंसरस मेडिसिन, वो सारी न्यूक्लियर फार्मासिस्ट जो है ना इसमें वो आती हैं। जैसे आपका जो फार्मासिस्ट है जो कि जो कैंसर मेडिसिन है, जो हाईली रेट मेडिसिन है, उन्हें उनकी कंपाउंडिंग भी करता है और उन्हें पेशेंट तक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फुल डिटेल जो है ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहा होता है। कंपाउंडिंग फार्मेसी जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो ड्रग्स जो कि फिनिश फॉर्म में मार्केट में नहीं है, उससे एक डॉक्टर के नुस्खे के बाद जो है ना, जैसे एक स्किन का पेशेंट है, वो आता है कि उसे ना ड्राई स्किन की कंप्लेन है। अब एक डॉक्टर जो है ना उन्हें अगर प्रिस्क्राइब करता है कि ड्राई स्किन है आपकी और इरिटेशन है, तो जिंक ऑक्साइड पेस्ट हो गया, जैसे वो आपकी स्किन के जिंक ऑक्साइड पेस्ट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे GTN ऑइंटमेंट हो गई है, ये 1 मंथ की एक्सपायरी के साथ मार्केट में होती हैं, 1 या 2 मंथ्स की। जो कंपाउंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं जो कि ऑन द स्पॉट जो है ना फार्मासिस्ट तैयार करके देता है। जैसे आपका रोमासिनाइन हो गया, नेबुलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। हाइपरटोनिक सेलाइन हो गया, नेबुलाइजेशन के लिए पेशेंट में। इसकी एग्जांपल ये है कंपाउंडिंग प्रोडक्ट्स की। GTN ऑइंटमेंट हो गई है, जिंक ऑक्साइड पेस्ट हो गया है, हाइपरटोनिक सेलाइन हो गया, ये आपके कंपाउंडिंग प्रोडक्ट है। कंपाउंडिंग प्रोडक्ट में कहते हैं छोटी सी फार्मेसी होती है, उसमें आपके पास जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं। फार्मासिस्ट जो है ना प्रिस्क्रिप्शन दे के उसकी जो है ना 1%, 2%, 3% आपको कितना तैयार करना है वो कंपाउंडिंग उसकी ऑन द स्पॉट करता है, और इसकी लाइफ बहुत कम होती है। ये मार्केट में कमर्शियल फिनिश फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, ये ऑन द स्पॉट तैयार किए जाते हैं, कंपाउंड किए जाते हैं, इसलिए इसे कंपाउंडिंग फार्मेसी कह रहे हैं क्योंकि वो ऑन द स्पॉट तैयार होते हैं। वेटेरिनरी फार्मेसी जो कि एनिमल ड्रग्स को डील करते हैं। वेटेरिनरी का मतलब है एनिमल ड्रग्स जो कि एनिमल्स में यूज होती हैं, मेडिसिन में डील करें। ऑनलाइन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इससे आपका इतना कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब हम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ तक क्लियर है ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी, हर एक का फार्मेसी का क्या रोल है और फार्मासिस्ट का क्या रोल है। और जब भी हमारे हॉस्पिटल में अक्सर जो है ना वो यही होता है कि फार्मासिस्ट जो कि डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं। आपके हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, फर्दर फार्मेसी होती है, इन पेशेंट फार्मेसी हो गई। इन पेशेंट फार्मेसी का मतलब ये है कि जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है वो एडमिट हैं, इन पेशेंट फार्मेसी सिर्फ उन पेशेंट के लिए मेडिसिन डिस्पेंस कर रही होती है। इसके अलावा एम्बुलेटरी फार्मेसी हो जाती है, वो आपकी एमरजेंसी फार्मेसी है। तो आपका जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के साथ साथ जो है ना वहाँ पे आपका फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मेसी असिस्टेंट, ये एक पूरी टीम होती है। इसकी हेल्प से जो है ना आप हॉस्पिटल, जैसे आप अगर कोई जो है ना करने के बाद आपने कोर्स किया, कैटेगरी बी कोर्स आप करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल साइड पे जाते हैं तो आप एक टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। रिटेल फार्मेसी पे होते हैं तो आप सेपरेटली अलोन चल रहे होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसके अंदर आती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द बैकबोन ऑफ फार्मेसी, जहाँ पे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी पैकेजिंग एंड मार्केटिंग तक वो तमाम चीज़ें आपकी इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी तैयार कर रही होती है। इसमें आपका प्रोडक्शन एरिया होता है। प्रोडक्शन एरिया में आपका इसमें आपके डिफरेंट सेक्शन होते हैं। टैबलेट सेक्शन अलग होता है आपका, कैप्सूल सेक्शन अलग होता है आपका, सिरप सेक्शन अलग होता है और इंजेक्टेबल सेक्शन आपका
अलग होता है। जितने भी आपके जो है मेडिसिन की डिफरेंट जो कैटेगरी हैं, टैबलेट मेडिसिन में जो आती हैं टैबलेट्स हैं, डोजेज फॉर्म, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स कहते हैं इसे। टैबलेट हो गई आपकी जो है ना वो जैसा कि उसकी शेप से जाहिर होता है, बास का ओवल टाइप, राउंड होती हैं, ये ओवल टाइप टैबलेट्स हो गई हैं। स्मॉल जो है ना राइस लाइक ये टैबलेट फॉर्म हो गई। कैप्सूल की क्या पहचान है कि उसमें जो है ना आपका शेल होता है, प्लास्टिक शेल होता है। प्लास्टिक शेल के अंदर आपके ग्रेन्यूल्स या फिर पाउडर जो है फील्ड होता है, उसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल और टैबलेट्स में ये फ़र्क है। सिरप्स आपके हो जाते हैं वो लिक्विड होते हैं। एलिक्सर्स आपकी टाइप आ जाती है, वो हम इंशाल्लाह इसमें फार्मास्यूटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे डिफरेंट डोजेज फॉर्म को। एलिक्सर्स हो गए आपके, इंजेक्टेबल हो गए, इंजेक्शन है। अच्छा, इंजेक्शन में भी दो तरह के हैं, एक वाइल होता है और एक एम्प्यूल होता है। वाइल क्या होता है, जो कि आपकी एक हार्ड शेल, हार्ड जो क्या कहें जो बॉटल है आपकी, जो एम्प्यूल है वो आपका इजीली ब्रेकेबल होता है। जैसे आपने डाइक्लोराम का इंजेक्शन देखा है, एम्प्यूल है, आपने उसे जो है ना यूँ करके ब्रेक कर दिया। लेकिन जो वाइल है वो यूँ ब्रेक नहीं होता, वो आपका ईयर कॉक्ड होता है, ऊपर से जो है ना ये आपका वो कवर्ड है प्लास्टिक, वो ताकि हवा लाके ना हो। इसमें या तो पाउडर हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। जो आप कहते हैं शीशे की बोतल जिसे आप कह रहे हैं, वो आपका होता है वाइल, उसे वाइल कहते हैं। और एम्प्यूल क्या होता है, जो इजीली ब्रेकेबल है, वो आपका एम्प्यूल कहलाता है। तो जो प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ पर मैंने जिक्र किया था इंजेक्शन का, यहाँ पर मुझे उसको मेंशन करना पड़ा। एम्प्यूल भी आते हैं इंजेक्शन में और आपके वाइल्स भी आते हैं। इसके अलावा सिरप्स हो गए आपके, कैप्सूल्स हो गए। कैप्सूल में भी आपके या तो ग्रेन्यूल्स फील होते हैं, प्लास्टिक शेल होता है, कवर होता है, उसमें आपके ग्रेन्यूल्स भी फिल होते हैं और या फिर पाउडर फॉर्म होते हैं वो भी फिल होते हैं। जैसे एम्पेसिलिन है, एम्पेसिलिन के कैप्सूल्स हैं, उसमें आप देखेंगे उसमें जो है ना आपका पाउडर फिल्ड है। टैबलेट्स हैं। अच्छा, वेयर हाउस एरिया, वेयर हाउस एरिया क्या होता है, जहाँ पे तमाम रॉ मटेरियल आके रखा जाता है। जो भी प्रोडक्शन नहीं होता है उसकी पैकेजिंग मटेरियल, उसका मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग के जो मटेरियल वो तमाम का तमाम ला के जो बिफोर द प्रोसेसिंग रखा जाता है वो वेयर हाउस कहलाता है। ये आपका इंडस्ट्री लेवल में वेयर हाउस होता है। इसी तरह हॉस्पिटल में भी आपका वेयर हाउस एरिया होता है, जिसमें आपके बल्क स्टॉक जो है ना वो रखा जाता है। वेयर हाउस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ बल्क स्टॉक ऑफ द मेडिसिन, उसके प्रिपरेशन के बाद या प्रिपरेशन से पहले। क्वालिटी एश्योरेंस एरिया, जब मेडिसिन तैयार हो जाती है प्रोडक्शन एरिया से वो होके आ जाती है, तो उससे जो है ना आप क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, जैसे कि नाम से जाहिर है कि उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड QA एंड QC डिपार्टमेंट कहलाता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी ड्रग है आपकी, जब तक वो R&D डिपार्टमेंट से पास ना हो वो मार्केट में नहीं आ सकती। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मुराद ये है कि कोई भी मेडिसिन जो तैयार की जा रही होती है उसमें बाज़ औक़ात जो है ना 10 साल भी लग जाते हैं एक मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए। रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट में उसके डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन के भी होते हैं और कुछ एनिमल ट्रायल्स भी होते हैं, जिसमें आपके 4 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। कोई भी ड्रग है किसी भी एनिमल के लिए वो तैयार की जा रही हो या ह्यूमन बीइंग के लिए, इन 4 फेज से गुजरने के बाद वो मार्केट में आती है। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर है यहाँ तक? बोर तो नहीं, अगर कोई गैप आप लोगों को वक्फा अगर करना हो मुझे कौन सा वाला, वेयर हाउस। वेयर हाउस डिपार्टमेंट, वेयर हाउस ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी मेडिसिन जो भी आता है रॉ मटेरियल वो बल्क स्टॉक में आता है, उसे स्टोर किया जाता है, मतलब बल्क स्टोरेज एरिया कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स में एक OTC ड्रग होती है, ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग क्लासिफिकेशन, और एक होती है आपकी
POD ड्रग्स, OTC ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि आप किसी भी फार्मेसी पे विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और कोई भी आए, एक पेशेंट या एक जनरल पब्लिक, जैसे हेडेक है उसके लिए आप कोई मेडिसिन दे दें तो आप दे देंगे, जनरल कफ है आपने कोई मेडिसिन दे दी, उसमें आप कहते हैं एनसेड्स। एनसेड क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एनसेड्स। नॉन स्टेरॉयडल लिखते हैं क्या? जी जी। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। न्यूट्रास्यूटिकल टाइप्स क्या हो गए? न्यूट्रास्यूटिकल में जैसे जो है ना, एक होती हैं आपकी एलोपैथिक ड्रग, जो न्यूट्रास्यूटिकल वो होती हैं जो कि आपके नेचुरल सोर्स से, जैसे जिनबैक सिरप हो गया आपका, ये न्यूट्रास्यूटिकल टाइप है। जिनको बाइलोबा होता है इसके अंदर, जैसे जो कि आपकी प्योरली जो है ना वो इंग्लिश मेडिसिन अलग होती है, जैसे होम्योपैथिक से हटके वो जो है ना मेडिसिन पब्लिक यूज़ होती है। जिनबैक सिरप है इसमें एग्जाम्पल ना आपकी, ये न्यूट्रास्यूटिकल टाइप है। होमी-3 हो गया जो कि कुछ प्लांट सोर्स से लिया जाता है लेकिन वो इस इंडिकेशन में यूज होता है। जिनबैक्स, GINBEX, ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल टाइप है। ये प्लांट सोर्स से ली जाती है ना मेडिसिन और फिनिश फॉर्म में मार्केट में सेल की जाती है, वो न्यूट्रास्यूटिकल टाइप होती हैं। इसके अलावा आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गई हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में फैमिली प्लानिंग मेडिसिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसे कहते हैं, फैमिली प्लानिंग। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? नाम से जाहिर है जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए जो यूज होती हैं ड्रग्स, जैसे सिरप, डुफालेक, लाइलेक, लेक्सोफिरॉन। तो क्या आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं। कब्ज अच्छा। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो कि हर एज ग्रुप में जो है ना बहुत कॉमन होती है। अगर कोई पेशेंट आता है, कॉन्स्टिक ड्रॉप्स हो गए आपके, कॉन्स्टिक जो एक कॉन्स्टिपेशन, ये आपके OTC ड्रग्स हैं, एनसेड्स, न्यूट्रास्यूटिकल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, लैक्सेटिव्स, जो कि आप आके काउंटर पे अपनी बीमारी बता के ले सकते हैं। उसमें आपकी दूसरी भी आती हैं, एंटी कफ हो गई हैं, इनमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। खांसी है भाई, खुश्क खांसी है या फिर जो है स्पिटम वाली खांसी है, उसके लिए कोई सिरप दे दें, इस तरह से। इसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन और फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ऐसी ड्रग के लिए जो है ना वो उनको अपने से दे सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी ड्रग्स होती हैं वो कहलाती हैं POD ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स। इसमें आपके जाती हैं एंटीबायोटिक्स आ गई हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ना वो हर जो है ना किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर एंटीबायोटिक्स की लातादाद जो है ना टाइप्स हैं और उनके इंडिकेशंस भी अलग है। हर बीमारी में डिफरेंट एंटीबायोटिक दी जाती है। अब ऑगमेंटिन है, अगर वो आपका गला ख़राब है, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो टाइफाइड फीवर है तो एंटीबायोटिक है, टाइफाइड में भी एंटीबायोटिक ही इस्तेमाल होती है। लेकिन जो ऑगमेंटिन है उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो कंपोजिशन है वो ऐसी है कि वो आपके अगर सपोज करें गले के ख़राब में इस्तेमाल होती है लेकिन वो आपके टाइफाइड फीवर में नहीं यूज़ हो सकती। ठीक है जी। बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइज़ेपीन्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव एंड अच्छा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं। बार्बिट्रेट्स क्या हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग्स आती हैं बार्बिट्रेट्स में ना। प्रोसाइक्लिडीन एग्जाम्पल है इसमें, प्रोसाइक्लिडीन। ये आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये आपने कैटेगरीज हैं। बार्बिट्रेट्स ऐसे वो ड्रग्स हैं जो कि आपके साइकोटिक डिसऑर्डर, PSYSCHOT, साइकोटिक, ये इसका है साइकोटिक डिसऑर्डर्स। बार्बिट्रेट्स जो है ऐसी मेडिसिन जो आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स में यूज़ होती हैं वो आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते। बेंजोडाइज़ेपीन्स कौन सी होती हैं?
जो कि आपकी सिडेटिव्स होती हैं। बेंजोडाइजेपिन इसमें तो बार्बिट्रेट्स में कौन सी आती हैं, साइकोटिक ड्रग्स आ गई हैं। और स्टिमुलेंट्स, साइकोटिक ड्रग एंड स्टिमुलेंट्स, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एज ए स्टिमुलेंट काम करती हैं। डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा तो वो आपके डिप्रेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होती हैं। डिप्रेशन वाली मेडिसिन और आपकी साइकोटिक मेडिसिन वो बार्बिट्रेट्स में आती हैं। दूसरी हैं आपके बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स सिडेटिव्स, SEDATIVE, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, सिडेटिव्स एंड HYP हिप्नोटिक्स। ये कौन सी मेडिसिन है, जो कि नींद दिलाने के लिए, एंजाइटी है, डिप्रेशन स्टेट है, एक पेशेंट को ज़रूरत है कि उसे नींद नहीं आती डिप्रेशन की वजह से, तो उसे नींद की कुछ मेडिसिन हैं जैसे एल्प है एग्जाम्पल, जैसे आपकी लेक्सोटिनिल है 3 मिलीग्राम एल्प। ये नाम इसलिए मतलब बहुत ही ना नैरो थेरेपेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। नैरो थेरेपेटिक ड्रग कौन सी होती हैं, जिनकी अगर थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन जो है ना बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो उसकी डेथ हो सकती है पेशेंट की। एल्प हो गई, एल्प्राजोलाम होता है इसमें, या ब्रांड नेम बता रहा है एल्प 0.25 और 0.5। इसके अलावा लेक्सोटिनिल, ये वो ड्रग्स हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जा सकती। ये एडिक्शन कॉज करती हैं। एडिक्शन क्या होती है कि पेशेंट ये मेडिसिन एक दफ़ा लेता है, वो कहता है जब तक ये मेडिसिन नहीं मिलेगी तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। और एडिक्शन बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि उसके लिए ख़राब है, वो उसको डिपेंडेंट कर देती है मेडिसिन पे। एडिक्शन ADDICTION। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग और स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिसिन जो कि अक्सर इन्फ्लामेशन वगैरह है या आपका एसिड डिसऑर्डर है, लम्स डिजीज है, उसमें दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स भी आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेरॉइड्स में आपको डोज की एडजस्टमेंट करनी होती है और डोज टेपरिंग कहलाता है। जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे डेटाकॉर्टिल है, स्टेरॉइड मार्केट में अवेलेबल है, अगर डेटाकॉर्टिल है उसकी एक स्पेसिफिक डोज होती है कि आपने आज 3 सुबह 3 शाम लेनी है, नेक्स्ट डे आपको डोज कम करेंगे, नेक्स्ट वीक आपने उसको टेपर करना है, डोज कम करके उसे एकदम ना ले सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। अगर आप आज 2 सुबह शाम ले रहे हैं स्टेरॉइड और आप जो है कल बिल्कुल ना लें तो उसके विड्रॉल इफेक्ट आते हैं, पेशेंट को अच्छे खासे ओवरऑल बॉडी पे उसके बुरे असरात आते हैं। ये हो गए। अच्छा, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट सोर्सेज है। प्लांट सोर्स है जैसे डिजॉक्सिन लैनेटा प्लांट है, डिजॉक्सिन ऐसी ड्रग है जो कि दिल की बीमारी में यूज होती है। इसका जो प्लांट सोर्स है वो है डिजॉक्सिन लैनेटा, ये वहां से हासिल की गई है। ठीक है जी, रिजल्ट में ये सुनाम था रोवल्फिया सर्पेंटिना सेरेब्रम है, ये भी एक नेचुरल सोर्स है। रोवल्फिया सर्पेंटिना ये बुक में है नाम इसका, ये आप वहाँ से इसका नोट कर लीजिएगा। सिनामन एल्डिहाइड्स एनिमल सोर्स होते हैं। वैक्सीन्स आपकी, हार्मोन्स आपके, सेक्स हार्मोन्स आपके, इंसुलिन जो तैयार होती है ये आपके एनिमल सोर्स से हासिल की जाती है। ये रिसोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं। माइक्रोबियल सोर्स, कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके माइक्रोबियल सोर्स से हासिल की जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, वो उनसे ली जाती हैं, जैसे कुछ वैक्सीन्स तैयार होती हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे वो हासिल की जाती है। सेमी सिंथेटिक सोर्स हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्स क्या कहलाता है कि आपने उसको बिल्कुल एक केमिकल प्रोसेस से जो है ना तैयार किया है, नेचुरल सोर्स नहीं है, आपने टोटली जो है ना उसे सिंथेसिस के जरिए, कोई केमिकल है उसकी लेबॉर्ट्री में सिंथेसिस की गई है, उस सिंथेसिस के जरिए आपने प्रोडक्ट बनाया। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है कि वो कुछ उसका सिंथेसिस की गई है और कुछ उसका नेचुरल सोर्स था, एक नेचुरल सोर्स से हासिल करके आपने उसकी सिंथेसिस की और उसे एक कंपाउंड की शक्ल दी, वो सेमी सिंथेटिक सोर्स कहलाता है। उसमें है आपकी एमोक्सिसिलिन, सेफ्रिक्सिन एंड सेक्रेजिटिन। सिंथेटिक सोर्स कौन सा है, टोटली एक केमिकल जो है ना आपका सिंथेटिक सोर्स के जरिए जो है ना वो लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है और वो एक मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके एग्जाम्पल से प्रोफ्लॉक्सासिन, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल है जैसे ड्रग, वो सिंथेटिक सोर्स है। और आपका सल्फोनामाइड ड्रग्स है।
यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।